इस वक्त भारत के पड़ोस में नेपाल का बहुत ही भयानक हाल हो रखा है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पर। अब पीएम इस्तीफा देकर भाग गए, नेता मंत्री सड़क पर मारे पीटे जा रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, वहां के सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया गया, मीडिया के ऑफिस जला दिए गए, बैंक लूटे जा रहे हैं, जेल तोड़कर कैदियों को भगाया जा रहा है। मतलब लगभग वही हाल है जैसा बांग्लादेश में हुआ था। एक आंदोलन जो जेन जी युवाओं के नाम पर चला, एक आंदोलन जो करप्शन के विरोध में चला, वो आंदोलन अब अराजकता में डूब चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल का फ्यूचर क्या है, नेपाल को लीड कौन करेगा, वहां पर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और यह भारत के लिए, मोदी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भारत के पड़ोस में इस तरह की अराजक स्थिति होना, इसे भारत हल्के में नहीं ले सकता। क्योंकि हमने पिछले साल ही बांग्लादेश का हाल देखा था। बांग्लादेश जैसा हूबहू पैटर्न नेपाल में दिखा है। बांग्लादेश में आज किस तरह से भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है, ये सब देख चुके हैं। और इसलिए नेपाल में भड़की आग के पीछे यह सवाल सुलग रहा है कि क्या नेपाल के बाद अगला टारगेट भारत है? क्या अगला निशाना भारत का चिकन स्नैक हो सकता है? अगर आप भारत के चिकन स्नैक का मैप देखेंगे तो उसमें एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश है। आप देखिए, ऊपर नेपाल, नीचे बांग्लादेश, और बीच में जो वो पतला सा हिस्सा है वो चिकन स्नैक है। और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी बैठे हैं, नेपाल में बांग्लादेश वाला पैटर्न दिख रहा है, सरकारों को गिरा दिया गया, अराजकता फैल चुकी है। क्या मोदी के नए भारत को टारगेट करने के लिए अब चिकन स्नैक निशाने पर आ सकता है? क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है जो नेपाल में हो रहा है? नेपाल में भड़की आग से भारत के चिकन स्नैक को क्या खतरा हो सकता है? भारत के चिकन स्नैक की बातें क्यों हो रही हैं? भारत ने क्या तैयारी की है, सब आपको बताऊंगा। नेपाल में ताजा हालात की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। नेपाल में ओली सरकार के गिरने के बाद अब आगे क्या होगा यह भी बताऊंगा। पहले नेपाल में आज दूसरे दिन जो बवाल मचा उसकी तस्वीरें देखिए, जो पहले दिन से भी ज्यादा भयानक और भयावह है। भारत के पड़ोस में ऐसी आग लग जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। नेपाल से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को 24 घंटे भी नहीं हुए कि तख्ता पलट हो गया। नेपाल की संसद पर युवाओं ने कब्जा कर लिया। संसद भवन में आग लगा दी गई है। इधर संसद में जेन जी घुस गए, उधर नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर भाग निकले। इधर संसद भवन जल रहा था, उधर पीएम के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर मंगाया गया और हेलीकॉप्टर में बैठाकर पीएम को कहीं और ले जाया गया। ऐसे हालात 24 से 48 घंटे के अंदर नेपाल में बन गए और जेन जी का आंदोलन बताया जा रहा है। नेपाल के पीएम ही नहीं भागे, कई मंत्री और नेता भी इसी तरह भागे। जो नहीं भाग गए वो कैसे जेन जी के हाथ चढ़ गए, इस आंदोलन के हाथ चढ़ गए, क्या हाल हुआ उनका, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेपाल के जो नेता और मंत्री भाग नहीं पाए और भीड़ के हत्थे चढ़े, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने पीटा है बॉस। उनके घरों में आग लगा दी। जैसे आप ये वीडियो देखिए, इसमें नेपाल के वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए कैसे दौड़ा के पीटा जा रहा है, और ये देखिए कैसे लात मारा जा रहा है। ये वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल हैं जो प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप देखिए, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ सड़क पर मार रही है और प्रदर्शनकारी किसी की सुनने वाले नहीं। देखिए वित्त मंत्री को कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे गली में मारपीट होती है वैसे, और वित्त मंत्री को लात मारकर गिरा दिया गया। पकड़ कर खोपचे में ले गए, भीड़ उधर लेकर चली गई। ये आप तस्वीरें देखिए, क्या नेपाल में स्थिति है कि वित्त मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ रहा, भाग रहा और लात मारी जा रही है, उसको पटक दिया जा रहा, मार के गिरा दिया जा रहा है। नेपाल की स्थिति को आप इसी से समझ सकते हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें पौडेल जब नदी पार करके भागने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, वो आदमी ने सोचा नदी पार करके भाग जाऊं, तो पीछे से लोगों ने आकर पकड़ लिया और पीटने लगे कि नदी पार करके कहां भाग रहे हो, अभी और मारेंगे तुम। लोग इतने गुस्से में थे कि वित्त मंत्री पौडेल के कपड़े उतारकर सड़क पर घसीट रहे थे। ये देखिए हालत, ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, कपड़ा फाड़ दिया लोगों ने, अंडरवियर सिर्फ बचाया और उसमें उठा के सड़क पर घसीट रहे हैं उसको। प्रदर्शनकारी मंत्रियों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर धावा बोल रहे थे, और अगर मंत्री उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे तो घरों में आग लगा दे रहे थे। जैसे आप ये वीडियो देखिए, ये नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का का घर है। यहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया, मंत्री तो बचकर निकल गए, लेकिन उनके घर में नोटों की गड्डियां मिली जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ा दिया और घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी अटैक कर दिया। गृह मंत्री
होम मिनिस्टर जिसके पास पूरी पावर होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून व्यवस्था की, आप देखिए गृह मंत्री का घर अटैक कर दिया और कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की, घर का सामान बाहर सड़क पर पटक दिया और फिर वहां आग लगा दी। देखिए कैसे सब घुस गए, पूरा सामान उठा उठा के बाहर लाए और वहां पे पटक के वहीं आग लगा दी। कोई मंत्री छोड़े नहीं, मंत्री नहीं मिला तो घर छोड़े नहीं, ये हालत थी भीड़ की। यहां तक कि भीड़ ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री का घर भी फूंक दिया। केपी ओली के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ओली का यह घर काठमांडू बख्तपुर में है, जहां प्रदर्शनकारियों ने घुसकर इसे आग लगा दी। पूरा घर आग की लपटों और काले धुएं से गिर गया। आप तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए किस तरह से आग लगाई गई। पीएम का घर है। प्रधानमंत्री ओली के घर को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सेलिब्रेट भी किया, डांस करके खुशी का इजहार किया। जलते हुए घर के सामने प्रदर्शनकारी कैसे खुशी मना रहे थे, आप उसकी तस्वीरें देखिए। केपी ओली का हाल वैसा ही हुआ जैसे बांग्लादेश में, आपको याद होगा, शेख हसीना का होगा। नेपाल में सेम पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था। शेख हसीना को भी जैसे तैसे लास्ट टाइम पर सेना ने बचाया था, वैसे ही ओली को लास्ट टाइम पर सेना बचा कर ले गई। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर केपी ओली देखिए कैसे भाग रहे हैं। जैसे शेख हसीना भागी थी वैसे ही केपी ओली भागे हैं। ओली ने आर्मी चीफ अशोक सिगडेल की सलाह पर कुर्सी छोड़ी। बताया जा रहा है कि ओली को इस वक्त नेपाली आर्मी ने गुप्त जगह पर छिपाया हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई चले गए। ओली के इस्तीफा देने के बाद भी नेपाल के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। केपी ओली के खिलाफ नेपाल के युवाओं के दिल में कितनी नफरत भर गई है, आप पहले इसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भीड़ ने आज जो किया है, आपने देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसका मोटिव यही है कि ओली को रिजाइन करें। नहीं, उसको रिजाइन करने से कल जो जितने लोग मरे थे वो वापस आ जाएंगे क्या? तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो उसे ना इसी तरह से, जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह के भी ओली को जलाएंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। वरना उसको रिजाइन करने से, उसने राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? जितने मरे बेचारे, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो वापस आ जाएंगे क्या? इसीलिए उसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को आग लगा दे, वो अच्छा बात होगा। फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही चाहते हैं बस। भी हो जाए, केपी ओली को मरना चाहिए। उसको हम मार दूंगी, अभी की अभी। मैं मारूंगा, मैं देख लो, मैं मारूंगा केपी ओली को, मैं मारूंगा। इतना साना बच्चा, मैं मारूंगा। मैं मेरा 24 वर्ष एज है, मैं मारूंगा। मैं सिंगल मारूंगा, मैं सिंगल। वो खाली आ जाए यहाँ पर, मैं मारूंगा। आप लोगों का गुस्सा देखिए। कहा जा रहा है ये जेन जी का आंदोलन है, ये सारे यूथ हैं, युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आप इनका गुस्सा देखिए। कह रहे हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री केपी ओली को मैं मार दूंगा। वो लड़की कह रही है कि उसको जिंदा जला देंगे सड़क पर। केपी ओली को तो समय रहते सेना ने बचा लिया, लेकिन नेपाल में भीड़ का आज जो गुस्सा दिखा, उससे कोई बचने वाला नहीं। जिस तरह से संसद भवन को जेन जी ने फूंक डाला, उससे घंटों तक संसद भवन जलता रहा। जबरदस्त धुआं कई घंटों तक दिखा। सिंह दरबार, जहां सारे मंत्रियों के ऑफिस हैं, जहां से नेपाल की पूरी सरकार चलती है, वहां पर कब्जा कर लिया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। देखिए कैसे संसद जल रही है नेपाल की। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जेन जी ने फूंक दिया। इनकम टैक्स के ऑफिस पर हमला कर दिया। कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं था जहां अटैक नहीं हुआ। नेपाल में बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले नेपाल की संसद के भीतर से टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि संसद के अंदर क्या हो रहा था। फिर बताऊंगा कि कैसे नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी नहीं बच पाया और किस महिला को जिंदा जला दिया गया। तो देखिए किस तरीके से अभी भी जो है कमरों में आग लगी हुई है, अभी भी ये सब कुछ जल रहा है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो उनका मानना है कि जो उम्मीद थी, जिसके लिए लड़ाई थी, वो पूरा कर ली है। देखिए ये गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए कमरों के अंदर आग है, बिल्कुल हर तरफ जो है आग ही आग है। आपको आग और धुआं, यही दो चीजें जो है ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देंगी। जो संसद है उसको आग के हवाले कर दिया गया है इस वक्त। और लगातार ये
तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई देगी। हर तरफ आग और धुआं है। ये हालात जो है वो नेपाली संसद का है, जो पार्लियामेंट हाउस है इनका, वहाँ के हालात है। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और पूरे परिवर्तन में आपको दिखाई देगा किस तरह से पूरे इस इलाके को आग के हवाला किया। देखिए पूरा जो है आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा हर तरफ। सिर्फ संसद भवन की बात नहीं है, भीड़ ने तो वहां के राष्ट्रपति का घर भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर फूटा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पौडेल के घर पर भी कब्जा किया और उनके घर को आग लगा दी। इस वीडियो में आप नेपाल के राष्ट्रपति आवास को जलते हुए देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का घर जला दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर ही गुस्सा फूटा, सिर्फ उन्हीं की पिटाई हुई या उन्हीं के घर जलाए गए। चाहे मौजूदा मंत्री हो या पूर्व नेता, सब पर भीड़ का गुस्सा फूटा। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर भी अटैक हुआ और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा था तो समझा जा सकता है सारे पूर्व प्रधानमंत्री, नेता, सब पर गुस्सा कैसे। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी जलते हुए टायर जिस घर के अंदर फेंक रहे हैं, यह घर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का घर है। नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं झलनाथ खनाल। उनकी पत्नी को तो जिंदा जला दिया लोगों ने। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में भी आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त झलनाथ खनाल के घर को आग लगाई गई, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर में ही थी। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने झलनाथ खनाल की पत्नी को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी, जिनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह जेन जी का सिर्फ प्रदर्शन है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये कौन से युवा हैं जो किसी को जिंदा जला दे रहे हैं। आपका गुस्सा हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को घर में बंद करके महिला को जिंदा जला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, यही दोष है। आप कह रहे हैं कि ओली को मैं सड़क पर मार दूंगा, मैं जिंदा जला दूंगा। इसी तरह से आप देखिए कि नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। यह वीडियो देउबा के घर पर हमले के वक्त का है, जब प्रदर्शनकारियों ने उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भीड़ देउबा और उनकी पत्नी को पीट रही है और वो लहूलुहान हालत में दिख रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, देउबा, और उनकी पत्नी आरजू देउबा नेपाल की विदेश मंत्री भी हैं। आप सोचिए कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा भाई, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। नेपाल में 3 बड़े और मुख्य राजनीतिक दल हैं और तीनों के ही खिलाफ नेपाल में प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे हैं। आज प्रदर्शनकारियों ने ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के दफ्तर पर भी अटैक किया। वहां पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद दफ्तर की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फाड़ दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आज नेपाल कांग्रेस के दफ्तर पर भी अटैक किया। पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और फिर पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। सवाल इस अराजकता पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन बाकी नेताओं के घर जला देना, सुप्रीम कोर्ट जला देना, होटल जला देना, मीडिया के ऑफिस जला देना, बैंक लूट लेना। भाई बैंक क्यों लूट रहे हो तुम? अगर तुम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो तो देश के बैंक क्यों लूट रहे हो? जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया, जैसे बांग्लादेश में आपको याद होगा खूंखार कैदी जेल से छुड़ा लिए गए थे। सेम पैटर्न नेपाल में दिख रहा है, वहां भी कैदी जेल से छुड़ा लिए गए। ये कौन सा प्रदर्शन है बॉस? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सिर्फ जेनजी का आंदोलन है या ये हाईजैक हो चुका आंदोलन है। सवाल पूछा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए प्रदर्शन को भड़काया किसने और इस लेवल पे कौन ले गया है कि लोगों को जिंदा जला देने में इस भीड़ को आनंद आ रहा है? किसकी साजिश है इसके पीछे? क्योंकि आप ये देखिए कि काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई। नेपाल में विरोध के नाम पर काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। होटल क्यों जलाए भाई? होटल का क्या काम? देश में आपको लगता है भ्रष्टाचार है, आपको लगता है सोशल मीडिया क्यों बंद कर दिया? होटल ने क्या किया था तुम्हारा? होटल क्यों जला दिए? नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की बिल्डिंग को आग लगा दी, जहां नेपाल के बड़े अखबार काठमांडू टाइम्स, कांतिपुर पब्लिकेशन जैसे मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं, देखिए उसको फूंक दिया। मतलब कोई सिरपैरी नहीं दिख रहा है इस आंदोलन का। जिसको मन उसको आग लगा दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने अब बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू किया। काठमांडू में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक को निशाना बनाया गया, जहां लोगों ने बैंक में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी और लूटपाट कर दी। ये कौन सा जेनजी है भाई जो बैंक में लूटपाट कर रहा है?
लोगों को जिंदा जला रहा है। नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ, फिर इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रूप लिया, उसने नेपाल में आज अराजकता मचा के रख दी। नेपाल में कानून व्यवस्था किस तरह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें काठमांडू की कैलाली जेल की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने अटैक कर दिया और जेल की गाड़ियां तोड़ दी। जेल पर हमले के बाद पुलिस और जेल स्टाफ जान बचाकर भागे और जेल में बंद सैकड़ों कैदी फरार हो गए। अब अगर ये आम लोगों का आंदोलन है, ये कौन से आम लोग हैं बॉस जो कैदी को छुड़ा ले रहे हैं? ये सवाल मन में नहीं आएगा। ये सवाल पूछने की वजह इस आंदोलन की तस्वीरें दे रही हैं कि कौन से आम लोग हैं जो किसी आम आदमी को जिंदा जला दे रहे हैं, कौन से आम लोग हैं जो बैंक लूट ले रहे हैं, ये कौन सी आम पब्लिक है जो कैदी को छुड़ा ले रही है। नेपाल के कोटेश्वर में तैनात 3 पुलिस अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये कौन सी पब्लिक है बॉस जो पुलिस को मार दे रही है? आम पब्लिक हत्यारी बन गई। कई जगह पर पुलिस वालों से प्रदर्शनकारियों ने हथियार छीनने की कोशिश की। आप देखिए, बंदूक छीन लिया इन लोगों ने। सवाल उठ रहा कि नेपाल के लोग अगर सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम से गुस्सा है तो प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती क्यों दी जा रही है? और कौन सी नॉर्मल पब्लिक होती है बॉस जो किसी को भी मार देती है? आम आदमी का हाथ कांपेगा किसी को जिंदा जलाने में, ये लोग जिंदा जला दे रहे हैं। इन सवालों को हवा देने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, फिर इन लोगों के पीछे अचानक से सैकड़ों बाइकों का रेला आ गया। ये देखिए बाइक। कहा जा रहा है कि नेपाल में पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था। उग्र और हिंसक बनाने में इन बाइक सवारों का हाथ है, जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हाईजैक करके हिंसा मचानी शुरू कर दी। और इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और क्या यह साजिश भारत को भी निशाना बनाएगी। नेपाल को इस तरह से जलाने के लिए क्या कहीं से ऑर्डर आया? क्या कोई सीक्रेट ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं? नेपाल में आगे क्या होने वाला है, अब इन सब पर बातें हो रही हैं। इसी बीच नेपाल के एक नाम की बड़ी चर्चा हो रही है और दावा किया जा रहा है कि यही नेपाल का अगला पीएम होगा। कहा जा रहा है कि नेपाल के युवा बालेन्द्र शाह को नए पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बालेन्द्र शाह हैं। बालेन्द्र शाह बालेन शाह के नाम से जाने जाते हैं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। जेएनसी प्रदर्शन में जब सड़कों पर युवा उतरे तो बालेन ने फेसबुक पर लिखा था कि उनका पूरा सपोर्ट प्रदर्शनकारियों के साथ है। अब यह समझिए कि बालेन शाह है कौन और क्यों नेपाल के युवाओं को बालेन शाह में ही भविष्य का नेता दिख रहा है। बालेन शाह ने राजनीति में आने से पहले एक रैपर और कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। रैप के जरिए युवाओं के मुद्दों को, उनकी परेशानियों को आवाज दी। इस वजह से बालेन शाह युवाओं में बहुत मशहूर हैं। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। साल 2022 में वो मेयर का चुनाव निर्दलीय लड़े और बड़ी बड़ी पार्टियों को हराकर चुनाव जीता। दावा है कि मेयर के तौर पर उन्होंने साफ सफाई, स्कूली शिक्षा में सुधार पर काम किया। यही सब वजह है कि नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के पोस्ट बालेन के समर्थन में अटे पड़े, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। सेम वही पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में था, जहां मोहम्मद यूनुस के लिए कहा जा रहा था कि बॉस आप संभालिए। जेन जी अपनी टाइमलाइन पर प्रिय बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। बालेन शाह उस वक्त भारत में चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने भारत की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहा गया, लेकिन कोर्ट में उनका आदेश नहीं टिका। इसके अलावा बालेन शाह वो व्यक्ति हैं जो अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाते हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया है। इसके अलावा जब केपी शर्मा ओली एससीओ मीटिंग के लिए चीन जाने वाले थे तो बालेन ने यह मांग रखी थी कि केपी शर्मा ओली लिपुलेख का मुद्दा चीन के सामने उठाएं। लिपुलेख भारत का हिस्सा है जिससे नेपाल अपना बताने में लगा हुआ है। यानी नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे जो बालेन शाह है उसकी नजर भारत को लेकर क्या रखती है, या भारत को लेकर उसकी सोच क्या है, कितनी एंटी इंडिया है, क्या है, वो आपको इन बातों से पता चल रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, पैटर्न मैच हो रहा है। क्या बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे डीप स्टेट तो नहीं है। बालेन शाह के बारे में एक और दिलचस्प चीज है कि वो सिर्फ नेपाल ही में ही नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत मशहूर है। कुछ लोग तो उन्हें अमेरिका का भी करीबी बताते हैं। साल 2024 में बालेन शाह ने नेपाल में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात भी की। साल 2023 में बालेन शाह को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में डाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बालेन की तारीफ वाला आर्टिकल छापा था। यानी बालेन शाह को अमेरिका बहुत पंप करता रहा है
और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जो कहा जाता है कि अमेरिका ने, डीप स्टेट ने पहले बांग्लादेश में अपना आदमी बैठाया मोहम्मद यूनुस, और अब क्या नेपाल में अमेरिका अपना आदमी बैठाना चाह रहा है, बालेन शाह। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? बालेन शाह हो, नेपाल हो, उससे भारत का क्या कनेक्शन? देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आपको समझना होगा। भारत के चिकन स्नेक के लिए कैसे दो फ्रंट से खतरा बढ़ गया है, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। आपको फिर से वो मैप दिखाता हूं जो भारत का चिकन स्नेक कहा जाता है और कहां पर है यह आपको समझना होगा। जरा इसको, मैप को दिखाइए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, भारत का मैप है और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये भारत का चिकन स्नेक है। ये बहुत संकरा सा इलाका है। इसको जरा जूम करके दिखाइए इस हिस्से को। यहां अगर आप देखेंगे, एक तरफ ऊपर आपको नेपाल दिख रहा है, इधर भूटान है और इधर बांग्लादेश है। और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसी को चिकन स्नेक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारत का ये हिस्सा है और पूर्वोत्तर का हिस्सा है, दोनों को जोड़ने के लिए गलियारा सा है। और ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए, जैसे इधर अब आपको थोड़ा और विस्तृत मैप दिखा रहा हूं। इधर देखिए नेपाल है, ये 21-22 किलोमीटर का हिस्सा है जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। इधर आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और यहां बांग्लादेश है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच का यह हिस्सा है। इसलिए यह रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। आपको वो शर्जील इमाम याद है जो जेल में बंद है? उसने यही कहा था कि भाई ये हिस्सा जो है चिकन स्नेक काट देना है हमको। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कटने का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाएगा। और भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई आप अगर इसको देखेंगे, इधर नेपाल में बवाल हो गया, अब यहां जो बवाल है, और यहां आप देखिए बांग्लादेश में वो कट्टरपंथियों की सरकार है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई यहां पर डीप स्टेट का आदमी है, और अगर यहां भी अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया तो क्या निशाने पर भारत का चिकन स्नेक है? क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए नेपाल में जो हो रहा है वो हो रहा है? यह अभी सवाल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इनका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में आता है। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको आप सिर्फ नेपाल की दृष्टि से नहीं देख सकते बॉस, भारत के लिहाज से भी आपको यह समझना होगा कि यह कितना बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा यह भी है कि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार है वो मोहम्मद यूनुस चला रहा है और वहां पूरा एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। अगर नेपाल में भी ऐसा कुछ आगे हुआ तो खतरा हमारे चिकन स्नेक के लिए बढ़ेगा। और क्या अगर इसके पीछे डीप स्टेट है तो मोदी को न झुका पाने वाला डीप स्टेट क्या अब इस तरह से कुछ साजिश रच रहा है? आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति है जो मार्च में चीन के दौरे पर गया था और उसने भारत के चिकन स्नेक को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे भारत के कान खड़े हो गए। मोहम्मद यूनुस ने तब भारत के चिकन स्नेक का जिक्र किया था और कहा था कि भारत के 7 राज्य हैं, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यह भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम यानी बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस की इस टिप्पणी को भारत के चिकन नेक से जुड़े खतरे के तौर पर देखा गया था और इस टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ था। आप कड़ियां जोड़िए बॉस, अभी कुछ महीने पहले यह चिकन स्नेक की बात करता है मोहम्मद यूनुस, फिर आप देखिए कि पिछले महीने अगस्त में ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, वो भाई बांग्लादेश गया हुआ था। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खिचड़ी पका रहे। 13 साल में यह पहला मौका था जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की थी। इसी को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बरसों पुराने कड़वे रिश्तों को भुलाकर तेजी से रिश्तों को मजबूत करना शुरू किया। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर क्या ही कर लेगा, उसे क्या हासिल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब है भारत का चिकन स्नेक। इतना ही नहीं, पिछले महीने अगस्त में ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी चिकन स्नेक पर मंडरा रहे खतरे की बात कही। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का एक वर्ग चिकन स्नेक कॉरिडोर को कमजोर किए जाने के मकसद से उन भारतीय नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है जो सालों पहले पड़ोसी देश से पलायन करके यहां आए थे।
सीएम ने दावा किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष तौर से धुबरी जिले में लोगों को उनकी मौलिकता की याद दिलाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकन स्नेक और उसके आसपास रहने वाले अधिकतर लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे और बाद में उन्होंने अपने यहां आने के साल के आधार पर भारतीय नागरिकता ले ली। आने वाले दिनों में यह एक बहुत गंभीर सुरक्षा का खतरा बनने वाला है। धुबरी में स्थिति बहुत नाजुक है। आप असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से समझ सकते हैं कि कैसे भारत का चिकन स्नेक बांग्लादेश की साइड से तो सीधे सीधे निशाने पर है और अब नेपाल में उठापटक के बाद भारत का चिकन स्नेक दोनों तरफ से घिर गया है। अब आप यह भी समझिए कि नेपाल और बांग्लादेश के कौन से हिस्से हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अटैच होते हैं और कैसे नेपाल में उथल पुथल सीधे चिकन स्नेक के लिए खतरा है। सिलीगुड़ी के पास भारत की साइड से पानी टंकी है और नेपाल की साइड से काकर भिट्टा। यह बॉर्डर ट्रेड और ट्रैवल के लिए बहुत अहम रूट है। यह भारत और नेपाल के बीच एक लोकप्रिय रास्ता है। पानी टंकी का इलाका पश्चिम बंगाल में है, जबकि नेपाल में काकर भिट्टा का इलाका नेपाल के झापा जिले में आता है। और कमाल की बात यह है कि केपी शर्मा ओली भी झापा जिले से ही आते हैं। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नेपाल के बीच अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेड और ट्रैवल का रूट है। इस वजह से नेपाल में अगर उथल पुथल मची तो भारत के चिकन स्नेक पर खतरा बढ़ जाएगा। यानी यह क्लियर है कि बांग्लादेश की नजर भारत के चिकन स्नेक पर तो है। यह भी क्लियर है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके। अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार होती तो भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं थी। शेख हसीना ने अपने टाइम पर भारत विरोधी कट्टरपंथियों की आवाज को टाइट करके रखा हुआ था, लेकिन बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरा दी गई। उनके तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ बताया गया। खुद शेख हसीना ने इशारों में बताया था कि उन्होंने अमेरिका के एयरबेस बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दावा है इसी चक्कर में उनकी कुर्सी चली गई और ठीक वैसे ही गई जैसे अभी नेपाल के पीएम की कुर्सी चली गई। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश हो या नेपाल, दोनों जगह ही तख्तापलट के पीछे अमेरिका का नाम आ रहा है। और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जो देश या नेता अमेरिका से भिड़ते हैं, अमेरिका उनकी कुर्सी छीनने के लिए पर्दे के पीछे खेल करता है। पीएम मोदी के सामने चैलेंज इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वो अमेरिका से एक आर्थिक युद्ध भी लड़ रहे हैं। यह टैरिफ वाला युद्ध है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरू किया और अब ट्रंप के सहयोगी भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पीटर नवारो ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि भारत को कभी तो अमेरिका की बात माननी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो भारत को रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आना होगा और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। पीटर ने कल हुई ब्रिक्स की बैठक को लेकर भी जहर उगला और कहा कि इनमें यानी ब्रिक्स से कोई भी देश अमेरिका को सामान बेचे बिना टिक नहीं पाएगा। जब वे अमेरिका को सामान बेचते हैं तो वो वैम्पायर की तरह होते हैं जो अपनी अनुचित व्यापार प्रथाओं से हमारा खून चूस रहे होते हैं। पीटर नेवरो ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स कैसे एकजुट होता है, एक साथ कैसे रहता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वे एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। एक तरफ अमेरिका का चैलेंज है और इस बीच भारत के पड़ोस में बवाल मच गया नेपाल में। और आप ये भी देखिए इंडी गठबंधन के नेता इस आग में अपने लिए सियासी फायदा भी देखने लगे। जैसे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान। ये क्या कहने का मतलब है बॉस कि नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लिखा कि आज नेपाल कल भारत का नंबर है। आईपी सिंह ने कहा कि 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। 90% बेरोजगार युवा घर घर बैठा है। युवाओं जागो और सत्ता संभालो। 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पर अरबों रुपए फूकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता नेपाल में जो हो रहा है उसमें भारत में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या? भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं क्या? बांग्लादेश में तख्तापलट के वक्त इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ही बयान दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की आग की आंच को पीएम मोदी ने भारत तक पहुंचने ही नहीं दिया। यानी नरेंद्र मोदी को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए हमने कहा कि यह चिकन स्नेक का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी, नेपाल में अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया, उधर मुनीर वहां ट्रंप को पूरा मक्खन लगा रहा है, ये लोग नरेंद्र मोदी को झुका नहीं पा रहे, भारत को झुका नहीं पा रहे, तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं बॉस। लेकिन जहां तक चिकन स्नेक की बात है, नरेंद्र मोदी ने चिकन स्नेक के लिए तगड़ी तैयारी भी कर रखी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा लेयर बहुत मजबूत रखी गई। भारतीय सेना इस कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताती है। इस कॉरिडोर के ही त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर भी है। इस चिकन नेक की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सिस्टम लगा रखा है।
भारत ने इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए राफेल, ब्रह्मोस और S-400 भी तैनात किया हुआ है। यही नहीं, भारत की सेना ने यह भी संदेश दे दिया है कि यह इलाका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत ने 8 और 9 मई को इसी चिकन स्नेक पर तिस्ता प्रहार नाम से युद्धाभ्यास भी किया था। यानी अगर कोई प्लानिंग भी कर रहा है कि चिकन स्नेक पर भारत को कुछ परेशान करें, मोदी को प्रेशर में लाएं, ये करें वो करें, यह इतना आसान होगा नहीं बॉस, क्योंकि यह नया भारत है। इतना आसान नहीं कि तुम कुछ करोगे और चुपचाप सहेगा। खैर, नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज खाली बाहर का और डीप स्टेट का और विदेशी ताकतों का, खाली उसी का थोड़ी है। उनको लगता है कैसे ही हटे, लेकिन यहां भी बहुत लोग हैं जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी हटे। देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर अब खोलता हूं। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में एनडीए की बंपर जीत, मोदी 400 पार, राहुल के 15 वोट चोरी हो गए क्या? पंजाब हिमाचल में बारिश वाली तबाही पर पीएम मोदी का वो एक्शन कि इंडी वाले भी क्यों हैरान रह गए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग, दिन भर वोटिंग हुई, फिर शाम को रिजल्ट भी आ गया। वैसे तो रिजल्ट पहले से ही तय था कि भाई एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपने 15 वोट ढूंढते रह गए कि उनके 15 वोट कहां चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी ने जितने वोट सोचे थे उससे कहीं ज्यादा वोट उनके गठबंधन के कैंडिडेट को मिल गए। नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव बंपर तरीके से जीत लिया। उन्होंने इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी 400 पार हो गए। 400 से ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले जो एनडीए के कैंडिडेट थे, जबकि इंडी गठबंधन वाले जितने वोटों का दावा कर रहे थे उतने वोट भी उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ क्या खेला हो गया यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे एक ही काम पर रुकने वाले नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला, उधर वो पंजाब हिमाचल के दौरे पर निकल गए जहां पर बाढ़ बारिश से तबाही आई हुई है। जो लोग कह रहे थे कि पीएम तो विदेश के दौरों में व्यस्त है, अफगानिस्तान को मदद भेज रहे हैं, पंजाब को नहीं देख रहे, हिमाचल को मदद नहीं कर रहे, उन सभी की राजनीति को आज नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज की जबरदस्त राजनीतिक हलचल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। नैतिक तौर से जीत हमारी है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? सर, यू आर बैक फ्रॉम फॉरेन टूर। You working for the BJP? इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव था वो कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडी वालों ने खूब माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। इंडी वाले तो यहां तक दावा करने लगे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी के नंबर के सामने संसद में इंडी वाले नहीं टिकते। लेकिन इंडी वाले अपने दावे करते रह गए। जब रिजल्ट आया तो इंडी वालों ने अपने जिन नंबर्स का दावा कर रहे थे वो नंबर भी उनको नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। कुल 752 वैलिड वोटों में से एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन को 300 वोट मिले। इस तरह सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोट के अंतर से, मैसिव मार्जिन से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ किस तरह खेला हो गया अब आपको यह भी बताता हूं। राहुल गांधी तो कहेंगे उनका वोट चोरी हो गया क्या, उनके लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस चुनाव में क्या हुआ है, जरा इसको देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ उसमें आपको बताता हूं कि किसके साथ क्या हुआ। अब आप देखिए, एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए था, इनके लोकसभा में कितने सांसद हैं? इनके लोकसभा सांसद अगर आप देखिएगा तो वो हैं 293 लोकसभा में एनडीए के। राज्यसभा में कितने सांसद हैं? राज्यसभा में इनके सांसद हैं 134। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये कुल कितना बैठा बॉस? ये दोनों मिला के बैठेगा 427।
अब आज वोट कितने मिले एनडीए को, एनडीए के कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को वोट कितने मिले? 452। यानी कितना हो गया? 25 प्लस वोट मिल गया बॉस। भाई 427 है एनडीए में, वोट मिला 452, अतिरिक्त सांसदों का समर्थन 25 प्लस। अब तो ये तो बैलेट से वोटिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में डाले वोट उधर चला गया इधर। अब राहुल गांधी की परिभाषा से वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ ये तो वही जाने, लेकिन आपको इंडी वालों का हाल दिखाता हूं कि इंडी वालों के साथ क्या खेला हो गया। इंडी गठबंधन के लोकसभा में कितने सांसद हैं भाई? उनके हैं 234 सांसद हैं उनके लोकसभा में। उनके राज्यसभा में कितना का समर्थन है? 91 के करीब कहा जाता है कि उनका राज्यसभा में समर्थन है। तो उनके कुल वोट कितने हो गए? 315। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 बैठता है। लेकिन वोट मिले कितने? उनको वोट मिले 300, यानी -15 लेबल आया। यहां भी 15 गायब हो गए, यानी नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ गए, जितने आने थे उससे ज्यादा आ गए, और राहुल गांधी के जितने नंबर आने थे उससे कम हो गए। अब कहीं इसमें भी वोट चोरी का नारा ना हो जाए कि भाई वोट चोरी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद खुद कांग्रेस दावा कर रही थी कि इंडी गठबंधन सारे सांसदों ने वोटिंग की है। जयराम रमेश ने लिखा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, विपक्ष एकजुट रहा, उसके सभी 315 सांसद वोटिंग के लिए पहुंचे। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है। जब इंडी के सारे सांसदों ने वोटिंग की तो फिर इंडी गठबंधन के 300 वोट ही क्यों आए? 15 कहां चले गए भाई? नरेंद्र मोदी के वोट कैसे बढ़ गए? इसका मतलब साफ है कि इंडी के कुछ वोट या तो रद्द हुए या फिर क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसमें सवाल यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर विपक्ष के एकजुट होने के दावे की हवा निकल गई, और अगर वोट रद्द होने की बात है तो जो लोग बैलेट पेपर से वोटिंग की वकालत करते हैं वो खुद ही सही तरीके से बैलेट में वोट नहीं डाल पाए, और वहां तो सिर्फ 1 और 2 लिखना था, 2 ही कैंडिडेट थे, और ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से सारा चुनाव करा दीजिए। इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्र दावा कर रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सूत्र बता रहे हैं एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 14 वोट ज्यादा मिले, सूत्रों का दावा है। चुनाव में 15 वोट इनवैलिड भी घोषित हुए हैं। लेकिन आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि इंडी में किसने गच्चा किया, सूत्र दावा कर रहे हैं कि एनसीपी का शरद पवार गुट, उनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उद्धव ठाकरे के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बॉस, यानी इंडी की नाव में छेद कर दिया उनके अपने लोगों ने। खैर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज वोट डाले। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, सभी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाला। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, वो सब भी वोट डालने पहुंचे। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस के भी 11 सांसद हैं, वो भी कहे कि हम एनडीए वाले को देंगे। केसीआर की अगुवाई वाली बीआरएस और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी ने भी वोटिंग से दूर रहने की घोषणा कर दी। बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इसके अलावा इकलौते सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी यहां भी एक तरीके से एनडीए के समर्थन में ये लोग चले गए इनडायरेक्टली। बीजेडी और बीआरएस के वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के ऐलान से कांग्रेस में बेचैनी साफ नजर आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा कि बीजेडी और बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेडी खुद खत्म होकर बीजेपी के लिए रास्ता प्रशस्त कर रही। तो भाई उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। आपका कैंडिडेट ही ऐसा था। लोग कह रहे थे कि भाई वो कैंडिडेट ऐसा है कि जो अर्बन नक्सल के साथ रहा है, सलवा जुडूम खत्म करने का फैसला दिया है, ऐसे आदमी को क्यों वोट दें? कई लोगों को लगा होगा। अब आप ये भी देखिए कि मलेशिया दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहां खड़े कुछ लोग वोटिंग के लिए रास्ता बताते हुए आगे बढ़ने का इशारा भी करते दिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अचानक दूसरी तरफ चले गए, जिसके बाद एक शख्स राहुल गांधी को बुलाने के लिए उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, क्या कंफ्यूजन है।
मतलब बीजेपी कह रही है कि सब बता रहे हैं कि इधर वोट डालना है, साहब उधर किधर चले गए। जब राहुल गांधी वोट डालकर बाहर निकले तो उनसे रिपोर्टर ने वोट पर और उनकी विदेश यात्रा पर सवाल पूछा। राहुल गांधी भड़क गए, रिपोर्टर से कहने लगे क्या वो बीजेपी के लिए काम करता है। सुनिए एक बार राहुल गांधी। Rahul ji, cast your vote, sir. Sir, you've cast your vote. Would like to tell us? What would like to Sir, you're back from a foreign tour. you working for the BJP? राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल तभी तक देते हैं, सवालों के जवाब तभी तक देते हैं जब तक उनके मन का सवाल हो। जैसे ही एक सवाल पूछिए कि भाई आप विदेश से लौट आए, तुम बीजेपी के आदमी हो जी। इंडी गठबंधन ये जानता था कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और आज उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए पहुंचे इंडी गठबंधन के नेताओं ने के बयानों ने भी साफ कर दिया था कि वो हार मान चुके हैं। आप भी कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी सांसद मनोज झा को आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना था। हार जीत अलग बात है। इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है और आज के दिन बीआरएस को शर्म के वजह से मरना, कहीं चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। नंबर्स नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो कुछ घटनाक्रम है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब उपराष्ट्रपति नया होगा, नए के लिए हम लोगों ने वोट डाला है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। आंकड़े अगर संविधान के पक्ष में नहीं आते हैं तो ये सामूहिक चिंता का विषय होनी चाहिए। इनका कैंडिडेट जीतेगा तो संविधान के पक्ष में आंकड़े, नहीं तो नहीं है। क्या हिसाब है बॉस? आपने कैंडिडेट खड़ा किया, आपको पता है आपके पास नंबर नहीं है। एक्चुअली ये लोग इसलिए भी ये सब चुनाव करते हैं, इधर उधर चुनाव लड़ने में अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि काडर का मनोबल बना रहे, वरना भाई उसको लग गया कि हम तो अभी आने ही वाले नहीं है बहुत साल तक, तो वो क्या करेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, मशीन ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए कुछ कुछ करते रहो, लड़ते फिरते रहो वाला हिसाब। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहला वोट डालकर एनडीए कैंडिडेट की जीत का श्री गणेश करने के बाद पीएम मोदी एक और मुद्दे पर विरोधियों का मुंह बंद करने के मिशन पर निकल गए। पीएम मोदी ने आज बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पहुंचे, उन्होंने लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से हुई तबाही का हवाई सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ बैठक की और हादसे से हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द भी सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने आपदा में अपने माता पिता को खोने वाली 11 महीने की बच्ची को गोद में भी लिया। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा किया। पंजाब में भी उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान को जानने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहे गुरदासपुर में रेस्क्यू टीम के साथ बैठक की और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पंजाब हिमाचल का दौरा किया बल्कि केंद्र की तरफ से बड़ी मदद का ऐलान भी कर दिया। पंजाब के लिए 1600 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की गई। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों के लिए 50,000 की मदद की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि एडवांस में बांटने का ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आए घरों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की मरम्मत होगी। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जिन हाईवेज को नुकसान हुआ उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। यानी जो लोग ये कहते हैं कि अरे पंजाब में तो अपोजिशन की सरकार है, हिमाचल में अपोजिशन की सरकार है, इसलिए मोदी ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान भी दिया और जो एक प्रधानमंत्री का फर्ज है वो भी निभाया कि हाँ मदद की जाएगी। खैर ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हिंदू राष्ट्र बनाने निकले बागेश्वर बाबा मुसलमान हैं, किस मौलाना के दावे पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा क्या कह दिया कि अखिलेश ओवैसी की पार्टी को आग लग गई। अब इसका चैप्टर। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा खुलकर अपनी बात रखते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पदयात्रा कर चुके हैं, नवंबर में दूसरी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा ने ऐसी बात क्या कह दी जिससे भयंकर हलचल मच गई। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान विदेशों में रहते हैं, भारत के मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी निकलेंगे। मंदिर मदरसों में राष्ट्रगान बजाना चाहिए जिससे देशभक्त और देशद्रोहियों का पता चल सके। बागेश्वर बाबा की इन बातों से भयंकर हंगामा मच गया। मौलानाओं के साथ अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी को भी आग लग गई। कोई कह रहा है कि बागेश्वर बाबा को इतिहास का ज्ञान नहीं है,
कोई कह रहा है कि खुद बागेश्वर बाबा के पूर्वज मुसलमान थे। इन सबके बीच बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या हंगामा मचा है? बागेश्वर बाबा के पूर्वज और वो मुसलमान हैं क्या? बागेश्वर बाबा पिछले दिनों आगरा में थे, जहां उनकी कथा का कार्यक्रम था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से कार्यक्रम हो नहीं पाया। यहीं पर बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं, भारत में जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। सुनिए एक बार कि उन्होंने क्या कहा था, फिर बताता हूं कि इस पर पूरी मौलाना ब्रिगेड कैसे बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गई है। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर हंगामा मचना ही था और हंगामा मचा भी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस बात से भड़क गए। मौलाना रिजवी ने कहा कि असली और नकली मुसलमान की पहचान बागेश्वर बाबा ने कैसे कर दी भाई? दुनिया में सबसे पहले हजरत आजम आए, इस तरह खुद बागेश्वर बाबा हजरत आदम की औलाद हैं। सुनिए एक बार। उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की? हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए, और दुनिया में चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? यानी इन लोगों ने इनडायरेक्टली कह दिया कि बागेश्वर बाबा भी मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के बयान पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी भड़की हुई है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर बाबा के बयान को भड़काऊ बताया। ओवैसी के नेता ने कहा कि बागेश्वर बाबा के पूर्वज तो मुसलमान थे, बागेश्वर बाबा तो चोरी किया हुआ माल है। सुनिए एक बार उनको भी। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। यानी सारे लोग अब बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हुए। बागेश्वर बाबा ने सिर्फ मुसलमानों पर ही बयान नहीं दिया, बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर से बयान दे दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से पदयात्रा करने वाले हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो हम पर FIR हो जाएगी। हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठाने का निवेदन करेंगे। वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब ओवैसी की पार्टी कुछ भी कहती रहे, बागेश्वर बाबा पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जानते हैं कि उनकी बातों से कुछ लोगों को मिर्ची तो लगती है, इसलिए बागेश्वर बाबा खुलकर हिंदू राष्ट्र की जय के नारे भी लगवा रहे हैं। सुनिए एक बार। बागेश्वर बाबा की बातों से जितना लोग चिढ़ते हैं, बागेश्वर बाबा उतना ही मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मंदिरों, मदरसों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाओ। उनका यह उपदेश खतरनाक है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा देशभक्त कौन है। सुनिए एक बार।
बागेश्वर बाबा ने राष्ट्रगान बजाने की बात कही। अब इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को इससे भी दिक्कत हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बागेश्वर बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देशभक्ति बोलने से नहीं होती, इसे साबित भी करना पड़ता है। देश की मोहब्बत के लिए सिर्फ जुबान के चंद देशभक्ति के गीत गाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। वो चीज़ तो अपनी जगह है, जो हमारा देशभक्ति तराना है वो तो अपनी जगह है, उसकी तो हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी साबित करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जिस तरह से लोगों ने की हैं। तो इसने इस प्रकार की सिर्फ बात करके लोगों को सिर्फ गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे आप देशभक्त हो उसको साबित करके भी दिखाओ। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा के बयानों पर तगड़ा हंगामा मचा हुआ है। मौलानाओं से लेकर नेता तक बागेश्वर बाबा पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा तो अपनी धुन में रहते हैं, उन पर कोई असर दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं वहां उनकी चर्चा होती है। अब वो बागेश्वर बाबा एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बागेश्वर बाबा बिहार के गयाजी जाने वाले हैं। 10 से 16 सितंबर तक गयाजी में कथा करेंगे, पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और एकादश भागवत करेंगे। बागेश्वर बाबा का दरबार उनके होटल में ही लगेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे पर भी घमासान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब बागेश्वर बाबा बिहार गए थे तो हंगामा खूब हुआ था। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकालने वाले हैं। श्राद्ध के दौरान गयाजी में पिंडदान करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के ये रूप आपने पहले भी देखे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर बाबा की वो तस्वीर जो शायद आपने न देखी हो। बागेश्वर बाबा बेहद सादगी से भी रहते हैं और आम आदमी की तरह बागेश्वर धाम में भोजन करते हैं। ये तस्वीर जैसे देखिए, एक आम भक्त की तरह हाथ में थाली लिए लाइन में लगकर भोजन लेते हैं और फिर जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए कैसे लाइन में जा रहे हैं और भोजन ले रहे हैं। ये नहीं कि भाई बागेश्वर धाम है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ। जैसे सब लाइन में लगे हैं वैसे ही लाइन में लग के और जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चल रहा है मामला, लेकिन वो भी अपना चले जा रहे हैं।